हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आशुतोष मिश्रा जीएस क्लासेस में। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाला हूं तो आप उसे देख चुके होंगे, और नहीं देखे होंगे तो पहले उसे देखिए ताकि यह समझने में आसानी हो। तो आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। आज का कहानी हम लोग शुरू करेंगे 1858 से। तो देखिए 1858 का जो भी भारत सरकार अधिनियम आया तो उससे पहले क्या हुआ वह हम लोग देखते हैं। तो इससे एक साल जस्ट पहले 1857 में देखे होंगे कि सिपाही विद्रोह के नाम से या फिर 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत भारी विद्रोह हुआ जिसको देखते हुए यहाँ का शासन खुद कंपनी करने लगी। हालांकि अगर देखा जाए तो विद्रोह तो उनके लिए था, हमारे लिए तो क्रांति ही थी। तो हम लोगों के लिए विद्रोह कहना जायज़ नहीं है, तो हम लोग इसको क्रांति लेके चलेंगे। तो हम लोग इसको 1857 की क्रांति कहेंगे। जैसे ही क्रांति खत्म हुई या दबाया गया क्रांति को, इसके बाद आप देखे होंगे कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन चल गया। ठीक है, हुआ ऐसा कि अब वहाँ से कंपनी को हटा दिया गया और महारानी विक्टोरिया जी जो थी ब्रिटेन की महारानी, उन्होंने कहा कि अब यहाँ से कोई कंपनी नहीं काम करेगी, यहाँ से यहाँ का शासन यानी भारत का शासन हम खुद चलाएंगे। और वह यहाँ की प्रत्यक्ष शासन चलाने लगी और यहाँ का प्रशासनिक काम अपने हाथ में ले ली, राजनीतिक काम, वाणिज्यिक काम, A to Z यहाँ का जो भी व्यवस्था था वह अब ब्रिटेन से बैठे बैठे यहाँ चलाने लगी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, जैसा कि देख रहे हैं कि भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन भारत में हो गया। अब BIC मानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। अब यहाँ से कोई कंपनी काम नहीं करेगी, अब डायरेक्ट यहाँ से शासन खुद महारानी चलाएगी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, पहले इससे पहले भी आप देखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। सेम यहाँ चीज़ कि भारत का गवर्नर जनरल का पद बना के अब भारत का वायसराय कर दिया। तो इसमें प्रथम हमारे भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम याद रखना जरूरी है, हमेशा पूछी जाती है प्रश्नों मैंने परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद क्या हुआ कि भारत का एक सचिव था। ठीक है, भारत सचिव का एक पद बनाया गया जो कि वहाँ ब्रिटेन में बैठती थी और वह ब्रिटेन के संसद के प्रति उत्तरदायी थी, और वह ब्रिटेन के संसद का एक सदस्य होती थी जो कि भारत का सचिव बनता था। और यह पद किसको हटा कर लाया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जगह पे भारत का सचिव पद लाया गया। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो किन 2 बोर्ड के अलावा भारत सचिव का पद लाया गया, मैंने जगह पे लाया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम रखेंगे। अब देखिए क्या हुआ, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई। सचिव का जो सहायता करेगा, इससे पहले भी हम लोग देखेंगे कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसमें कभी 3 सदस्य, कभी 4 सदस्य, कभी 5, हर बार परिस्थिति या समय के अनुसार चेंज होता गया। तो सेम चीज़ यहाँ आप देखेंगे कि सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, कार्यकारी परिषद बनाई गई। टीम कहना अच्छा रहेगा कि कार्यकारी परिषद हम लोग बोले, तो ये भी वहीं रहती थी ब्रिटेन में ही। इसके अलावा आप देखिए, आपको जानकर सबसे बड़ा आश्चर्य ये लगेगा कि एक तो ये हम लोग पे शासन कर रहा है, बिन बुलाया मेहमान है। दूसरा नंबर देखिए क्या हुआ कि सचिव का ऑफिस का व्यय खर्च होम चार्जेस के रूप में यहाँ से लेने लगा। ठीक है, आप सोचिए आपकी क्या किया इसको। भारत का जो सचिव का ऑफिस का कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ जितना बैठ रहे हैं, सचिव का वेतन, 15 सदस्यों का वेतन और भी जो थे होम चार्जेस के रूप में यहाँ से लेने लगा। पूरा का खर्च, वहाँ का जो भी खर्च था ऑफिस का, आदमी का, सबका खर्च यहीं से देने लगा, यहीं से खर्च देने लगा। इसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की गई। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ब्रिटिश सरकार जो थी, BIC थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वह बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बम्बई का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ ख़त्म किया गया। तो एकदम याद रखना है आपको इस चीज़ को। इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे 1861 का अधिनियम आएगा
लगभग इसके बाद अधिनियम के ही नाम से आएगा। 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, तो लगभग अब जो आएगा अधिनियम के ही नाम से आएगा, तो आपको आसान होगा याद करने में भी। अब देखिए, पुनः विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो फिफ्थ थे, 5वां सदस्य थे परिषद का। अब आप सोचिए कि 1833 में भी हम लोग देखे थे कि एक विधि से सदस्य की नियुक्ति हुई थी जिनका नाम लॉर्ड मैकाले था। तो सेम चीज़ यहाँ भी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, याद रखने लायक है, इसको हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे नया कि विधानसभा की स्थापना हो गई यहाँ पे। पहले विधानसभा नहीं थी, पहली बार यहीं पे विधानसभा की स्थापना हुई। आगे देखिए क्या हुआ। आगे देखिए क्या हुआ। वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। वायसराय की जो शक्ति में वृद्धि करते हुए यानी बढ़ाते हुए, पहले 6 सदस्य थी, अब 6 से 12 सदस्य की नियुक्ति या मनोनीत करने का अधिकार हो गया। वह 6 से 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार दे दिया गया। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी अध्यादेश लाने का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं जोड़ के अगर देखा जाए तो यहीं से आया है। तो वायसराय को भी कुछ स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार मिल गया। अगर कहीं भी उनको गड़बड़ी लगे तो बिना वह संसद से पूछे या अपने कार्यकारी परिषद से पूछे या कहीं डायरेक्ट वह कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, काहे कि उनको यहाँ ब्रिटिश संसद से अधिकार मिला है, याद करिएगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ। यहाँ पे भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी तक विधानसभा का स्थापना हुआ है। इसके बाद इससे पहले आप देखेंगे कि कभी भी भारत का कोई आदमी कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करता था या कंपनी के साथ नहीं था। तो यहाँ आप देखिएगा कि शुरू में 3 भारतीय थे जिनको भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि कंपनी भी समझ गया था 1857 की क्रांति के बाद कि अब जो है बिना भारतीयों की सहायता के हम तो यहाँ शासन कर ही नहीं सकते हैं। और उनका पूरा मंशा था कि हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन करें, जैसा कि आपने 1858 में भी देखा। तो कंपनी नया बदलाव करते हुए अब भारतीयों को भी शामिल करने लगी, तो जिसमें 3 भारतीय थे शुरू में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीयों को थोड़ा सा मैंने विशेष अधिकार मिला कि अब वह भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1892 में आया था भारत परिषद अधिनियम। तो इसका 2-3 चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, याद करने लायक जो भी है देख लीजिए। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया। देखिए, अब यहाँ का जो वायसराय थे उनको कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य को नियुक्ति करने का अधिकार मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति को बढ़ाया गया। तो हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। इसके बाद आप देखिएगा कि यहीं पे 1861 में निर्वाचन पद्धति का भी प्रारंभ हुआ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ यहीं से हुआ। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि चुनाव शब्द का कोई प्रयोग यहाँ किया नहीं गया था। निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन चुनाव शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया गया। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में। 2-3 चीज़ है। और इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जैसा कि आपने देखा 1861 में पहले तो उन्हें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया। इसके बाद उनकी शक्ति में थोड़ा सा और भारतीयों को थोड़ा सा और शक्ति देते हुए क्या कहा गया, आप अब यहाँ पर बजट में भी बहस कर सकते हैं, प्रश्नों पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा था, सकारात्मक सोच थी। तो इसके पीछे उनकी कुछ गलत मंशा भी रही होगी, तो हम लोग दोनों को लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ तो राज जो कर रहे थे कोई हमने पहचान तो कर नहीं रहे थे। तो ये चीज़ एकदम याद रखना है आपको कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, प्रश्न पूछने का अधिकार मिले। 2 चीज़ याद रखिएगा।
अब हम लोग आते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय वायसराय, भारत के जो वायसराय थे वह मिंटो थे, मिंटो साहब थे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और भारत के जो सचिव थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे, इंग्लैंड में बैठते थे, उनका नाम मार्ले था। ये बड़ी नीच आदमी था, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि बड़ी नीच था ये दोनों, समझ गए। ये आपको भी लगेगा, अभी आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको भी लगेगा, ठीक है। पहला इन लोग आया तक किया, देखिए विधानमंडल की आकार में वृद्धि कर दिया, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, समझ गए। इसके बाद देखिए सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया भारतीयों को। अब पहले आप देखे होंगे कि शुरू में तो कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ले लिया 1861 में, मनोनीत कर लिया भारतीयों को, 3 लोगों को। इसके बाद 1892 में क्या किया कि बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, बजट के बाद प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। अब क्या किया 1919 में कि इनको सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, मैंने मिला जुला के काफी अधिकार दिया। और अभी प्रश्नों पूछ सकते थे सार्वजनिक विषय पर, शिक्षा पर, सब चीज पर ही प्रश्न पूछ सकते थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा इन लोग सबसे बड़ा गलती क्या किया कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट दे दिया। देखिए इन्हीं लोग का देन है आज कि आज हम लोग भुगत रहे हैं। यहीं से रिलेट करके आप पढ़िए, यही कारण था जो हमसे अलग होकर पाकिस्तान नया देश बना, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। क्योंकि कोई भी देश को सांप्रदायिक आधार पर 2 भाग में बांट दिया कि आप अपना आदमी को चुन के वोट दीजिए, आप अपना आदमी को चुन के वोट दीजिए, तो पक्का है कि वो देश टूटेगा। तो इन लोग इतना नीच आदमी था, आप कल्पना करिए कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम को आरक्षित सीट दे दिया, जहाँ से पाकिस्तान अलग हो गया भारत से। और आज तक हमनी के काल कांटा बन के बैठल है, वो मैंने परेशान किए हुए हैं छोटी छोटी मुद्दा पर। ऐसे वहू बर्बादे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत आबाद हो रहा है, बर्बादे है वहू, पाकिस्तान भी बर्बादे हो गया है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सॉरी थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1900 सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी हम लोग इसी को जानते हैं, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को इन लोग सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जानते हैं। बड़ी गलत आदमी था इन लोग जी। इन लोग यहाँ आया तो एकदम देश को तोड़ के रख देना चाहता था, मैंने तोड़ियो दिया ना। हमनी से अलग होकर देखिए कै गो देश बना, पहले तो एगो बन गया पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया, कितना बड़ा भारत रहता अगर नहीं रहता। और ओकरो पर अलग हुआ तब वो चैन नहीं है, तब वो लड़ रहा है हमनी से, मैंने क्या बोले, एकदम खराब स्थिति है सबके, नरक बना दिया हमने के, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम है, जैसा बताए थे कि अब जनरल सब अधिनियम के ही नाम से आएगा। अब यहाँ देखिए भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, यहाँ पर भारत का जो सचिव था, जो इंग्लैंड में बैठता था, उसका नाम मॉन्टेग्यू था। और वायसराय जो भारत में था उसका चेम्सफोर्ड नाम था। तो इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा एकदम, नाम जो है इसीलिए नाम बताया गया, क्योंकि इधर आपको नाम सबका बताया नहीं गया था, तो नाम बता रहा है आदमी, मैंने कि जरूर बात होगा, मैंने जरूरी होगा तभी बता रहा है आदमी। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1919 जाना जाता है, 1919 का शासन अधिनियम के साथ। और यहाँ से आपको 2-3 गो क्वेश्चन भी पूछेगा कि पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन कब स्टार्ट हुआ, तो 1919 मारिएगा, 1909 मारिएगा, पूछ देगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं, आंख मूंद के लॉर्ड मिंटो मार दीजिएगा। फिर पूछेगा भारतीयों को सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया, आंख बंद करके 1909 मारिएगा, मैंने याद रखना है आपको। और यहाँ से एकदम याद करके आपको जाना है ताकि दिक्कत ना हो। आगे देखिए क्या हुआ 1919 में, जैसा हम बताएं कि भारत का सचिव मॉन्टेग्यू था, भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। इसके आगे देखिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हो गया, ठीक है। द्विसदनीय और द्वैत शासन, दोनों में अंतर है, जोड़ के मत पढ़ लीजिएगा न तो खिचड़ी हो जाएगा, दोनों अलग अलग है। द्विसदनीय मैंने जोड़ के हम लोग देखेंगे उच्च सदन, जैसा कि हमारे यहाँ आज राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, 2 है। सेम भी यहाँ चीज, उच्च सदन
उच्च सदन आपका राज्यसभा हो गया, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। ठीक है, इसमें टोटल 7 सदस्य उस समय हुआ करते थे, उस समय 60 सदस्य हुआ करते थे। और यही केंद्रीय विधानसभा जो है, इसको हम लोग लोकसभा के नाम से आज जानते हैं, तो काउंसिल ऑफ असेंबली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जिसमें उस समय 144 सदस्य थे। तो दो चीज आप लोग जोड़ के रखिएगा कि यहाँ पर उच्च सदन का मतलब राज्यसभा जो आज हमारे यहाँ है, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते थे, उस समय इसमें 60 सदस्य हुआ करते थे। केंद्रीय विधानसभा, इसको हम लोग आज निम्न सदन या लोकसभा कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ असेंबली हो गया, उस समय इसमें 144 सदस्य हुआ करते थे। तो एकदम याद रखना है इसको। आगे देखिए क्या हुआ, ये दोनों चीज को जोड़ मत लीजिएगा। अब प्रांतों में द्वैत शासन हो गया। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अलग है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, लेकिन यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन अलग है, प्रांतों में द्वैत शासन अलग है। अब देखिए क्या हुआ, आरक्षित समूह है। पहला हम लोग देखें आरक्षित समूह, यह वायसराय का कार्यकारी परिषद था। ठीक है, वायसराय का कार्यकारी परिषद था, और इसमें उसके द्वारा चुने गए लोग ही काम करते थे, और यह बहुत जरूरी माने इम्पोर्टेंट विषय पर ही चर्चा करते थे या बैठक करते थे। तो याद रखेंगे कि यह बहुत विशेष या बहुत जरूरी विषय पर बात करते थे, जैसे पैसा उसा वाणिज्य के विषय में। याद रखेंगे इसको कि आरक्षित समूह जो थे बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करते थे, जैसे वाणिज्य विषय पे, वित्त व्यवस्था परिषद पे बात करते थे। और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। वहीं दूसरा समूह देखिए, हस्तांतरित समूह था। इसमें भारतीय भी थे, लेकिन इन्हें एक यहाँ भेदभाव करते हुए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी कर दिया। लेकिन इन लोग को क्या दिया, यह बहुत जरूरी नहीं थी, अन्य लोगों की शाखा थी, इसमें अन्य लोग होते थे। तो इसमें शिक्षा से संबंधी विचार रखा जाता था, स्वास्थ्य से संबंधी बात रखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है भारतीयों के साथ, जो देख के आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत एक चीज़ और हम लिख दिए हैं, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत आवश्यक विषयों पर बात होती थी, वित्त व्यवस्था वाणिज्य सब पे। यहाँ अन्य विषयों पर जैसे शिक्षा हो गया, फिर स्वास्थ्य हो गया, तो ये सब चीज़ को हस्तांतरित में रखते थे। एकदम याद रखना, इसको हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। इससे पहले प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता चुनेगी, तो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और गलती इन लोग क्या किया, ये बदमाश था तो ये सुधर रहेगा, यहू इसने था, समझ गए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी क्या करना चाहा, देखिए क्या करना चाहिए, सांप्रदायिक चुनाव यहू अपनाया। और इन लोग क्या किया, सिखों को, भारतीय को, भारतीय ईसाई को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को बोल दिया कि अब आप लोग भी सांप्रदायिक चुनाव का हिस्सा हैं, आप लोग भी अपने अपने लोग को चुनिए। मैंने इन लोग क्या बोले, एकदम लग रहा था ना कि लूट तो खसोट कर ही रहा था, तोड़ के भी रख देना चाहता था। सांप्रदायिक आधार पे यहाँ भी याद रखेंगे, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को, सबको इन लोग अलग करना चाहा। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आप याद रखेंगे, सबको मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। मतदान जो है कौन कर सकता था, वह देखिए, संपत्ति वाला, पैसा प्रॉपर्टी वाला कर सकता था, जो सरकार को कर दे रहा वो कर सकता था। ठीक है, और जो पढ़ा लिखल आदमी था वही मतदान कर सकता था। ऐसा नहीं, अभी तो सब कोई मतदान करता है। अभी ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर ले हैं, बीए 12th किए हुए हैं, पढ़ल लिखल खूब हैं, तब आप चुनाव करिएगा, चाहे बड़ी पैसा वाला आदमी है, खाली मुकेश अंबानी चुनाव मैंने मतदान करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि संपत्ति उस समय क्या था कि संपत्ति जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही मतदान करेगा, जो सरकार को कर देता है वही मतदान करेगा, जो पढ़ा लिखल आदमी है वही मतदान करेगा। तो इसको शॉर्टकट में यही याद रखना है आपको कि संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार दे दिया गया। अब आपके पास तीनों में से कोई और है तो आप चुनाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से उठली पटली गेली और चुनाव दे के चल ली, मैंने वोट दे के चले ली। अब हालांकि बाद में बहुत चेंज हुआ, अब तो सब कोई चुनाव दे सकता, वोट दे सकता है, पहले ये अधिकार लोगों को नहीं था। आगे देखिए क्या हुआ, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, जो 1919 के तहत हुआ है।
1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ है। यूपीएससी जिसको आज हम लोग जानते हैं, वही लोकसभा आयोग का गठन हो गया और परीक्षा का भी शुरुआत यहीं से हुआ, याद रखेंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी का गठन कब हुआ है, तो आँख बंद करके एकदम 1926 मार दीजिए। ज़्यादा इन्हें उन्हें भटकिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 1-2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा, तो सीधा मार देना है 1926। आगे देखिए क्या हुआ। केंद्रीय बजट को गौर से देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर राज्य विधानसभा अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अब कहा कि पहले राज्य का बजट और केंद्र का बजट एक साथ निकलता था। बड़ा बदलाव करते हुए क्या किया कि नहीं, राज्य को कुछ स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो उनको राज्य अपना बजट बनाने का खुद अधिकार दे दिया गया कि नहीं, अब आप अपना बजट खुद बनाइए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा था। इसके बाद याद रखिएगा आप लोग थोड़ा सा इसको, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरू में राज्य को अपना बजट बनाने का अधिकार कब मिला, तो आंख बंद करके 1919 मार दीजिएगा, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। इसके आगे हम 1935 का अधिनियम लाते हैं, तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद 1935 का अधिनियम आएगा। 1919 का अधिनियम तक हम लोग देख चुके हैं, अब 1935 का अधिनियम पे आते हैं। तो देखिए 1935 का अधिनियम में क्या हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। पहली बार ब्रिटिश संसद ने माना कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इसे संघ का दर्जा दिया या संघ का रूप माना। तो अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में इसको रखना है आपको कि पहली बार भारत को संघ के रूप में दर्जा कब मिला। तो एकदम आंख बंद करके 1935 का अधिनियम आप मारिएगा। इसके बाद देखिए क्या हुआ, 3 प्रकार की सूची लाई गई। जैसा कि आप अभी देखते होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची है। सेम चीज़ वही है कि यहाँ भी 3 प्रकार की सूची लाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको एकदम याद रखना है आपको कि पहली बार सूची का संविधान जिक्र कब किया गया, तो आंख बंद करके 1935 मारिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्रांत में द्वैध शासन समाप्त। अब प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 का अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था और 1935 में समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। मतलब कि प्रांतों को कुछ बहुत हद तक छूट दे दी गई कि आप अपना जो भी है नियम है, कानून है, यह आप अपने बना सकते हैं। जैसे 1919 यानी पहले हम लोग देखें कि बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया, तो सेम चीज़ यहाँ है कि कुछ और छूट देते हुए उन्हें अपना नियम कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। एकदम ये चीज़ देखना है आपको। और अगला क्या है कि प्रांत स्तर पर तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगा दिया। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि केंद्र स्तर पर 2 सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन, और यह केंद्र स्तर पर द्वैध शासन है। तो एकदम दोनों अलग अलग है, एकदम जोड़ के नहीं उसको पढ़ना है, दोनों अलग अलग है। और अब एक चीज़ देखने लायक है कि प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको हटा के केंद्र में लाया गया और प्रांत को कुछ स्वतंत्रता दे दी गई। और हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र में पहली बार द्वैध शासन का जिक्र कब किया गया, केंद्र में द्वैध शासन का जिक्र कब किया गया, आंख बंद करके 1935 मार दीजिएगा। फिर पूछेगा कि प्रांत स्तर पर द्वैध शासन कब आया, 1919 मार दीजिएगा। प्रांत स्तर पर द्वैध शासन को खत्म कब किया गया, 1935 मारिएगा, 1935 मारिएगा। इसके बाद देखिए संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और संघीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। तो पूछेगा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1937 मारिएगा। लेकिन आप इससे पहले भी देखे हो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो आपको एकदम दोनों को अलग रखना है। और जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का बने, जब हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा तो आंख बंद करके 1937 मारिएगा कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 का अधिनियम के तहत हुई। फिर संघीय बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई, कब हुई, तो 1935 में हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत हुई। तो एकदम आपको रिलेट करके पढ़ना है, आसान होगा याद करने में। आगे देखिए क्या हुआ,
मतदान के अधिकार में कुछ और छूट दी गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं को और मजदूर वर्ग को भी मत देने का अधिकार था। इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि मत सिर्फ यानी वोट सिर्फ वही दे सकता था जो पढ़ल लिखल है, जो सरकार को कर देता हो, जिसके पास ढेर सारी संपत्ति है। माने कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे वर्ग या नीचे वर्ग को पीछे रखा गया, वोट उट से वंचित रखा गया कि नहीं, आपको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, इस टाइप का। तो आप यहाँ रिलेट करके पढ़िए कि महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दे दिया, मजदूर को भी अधिकार दे दिया वोट देने का, निम्न वर्ग को भी अधिकार दे दिया वोट देने का। तो बहुत सारा छूट यहाँ देखे गया जो अच्छा था और बहुत अच्छा था। इसके अलावा देखिए हमारे नेहरू जी जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका क्या कहना था इस 1935 के अधिनियम के बारे में। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, उनका कहना था कि यह गाड़ी में ब्रेक तो खूब है लेकिन इंजने नहीं है, इंजने गायब है इसका। तो यह पूछता है परीक्षा में कि यह कथन किसका है कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित रेलगाड़ी। तो एकदम आंख मूंद के आपको नेहरू जी मारना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1935 का अधिनियम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और एक प्रस्ताव के तहत भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसमें एक पाकिस्तान बना और एक भारत रह गया और एक नया देश पाकिस्तान बना, जो 14 अगस्त को 12 बजे रात को तोड़ा गया। तो इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस चीज़ को एकदम जोड़ के आप लोग को पढ़ना होगा और बाकी जो भी जानकारी है अगले वीडियो में देंगे। तो आप ज़रूर बताएं कि मेरा यह प्रयास कैसा लगा आपको, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो एकदम कमेंट करके हमको बताइए ताकि हम सुधार करें उसमें। और जैसा भी मेरा प्रयास हो आप हमें बताएं। और देखने के लिए धन्यवाद।